Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo. We are starting with the dual nature of matter and radiation. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ. ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये चैप्टर पहले कर रखा है या आपका आज फर्स्ट टाइम है, क्योंकि अगर आपने मेरे वीडियो में क्लिक किया है तो मैं इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से रिक्वायर्ड लेवल तक डेवलप कर दूंगा. अगर आप मेरे साथ साथ चीज़ों को समझते हुए, फील करते हुए, जब मैं बोलूँ वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो, खुद के हाथों से नोट्स बनाओगे, 1, 2, 3 बार नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है वो बिल्कुल हो जाएंगे. सेकेंड पॉइंट, इस वीडियो के बाद आपको दुनिया में किसी और टीचर का वीडियो देखने का कोई नीड फील ही नहीं होगा अंदर से, या फिर एनसीईआरटी या फिर कोई मोटा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफर करने का नीड नहीं होगा. ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेरे क्लास नोट्स के थ्रू मैं दुनिया भर के जो इन्फॉर्मेशंस इस चैप्टर में एग्जिस्ट करते हैं, जो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए, वो मैं बता दूंगा. ऐसा मैं दावा इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि काफी सालों का एक्सपीरियंस है कि कितना कंटेंट कब स्टूडेंट को दिया जाए, किस फैशन में दिया जाए कि बिल्कुल डाइजेस्ट होके उसके दिल में बस जाए. एंड तीसरा पॉइंट, इस ऑफलाइन टीचिंग का क्या स्टाइल है मेरा एंड ऑनलाइन टीचिंग का क्या स्टाइल है, ये पहले डिस्कस कर रहा हूँ. जब मैं ये सेम चैप्टर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मेरे सामने स्टूडेंट्स रहते हैं. अब मैं कोई टॉपिक का नाम लिखता हूँ, उस टॉपिक को समझाता हूँ, फील कराता हूँ एंड फिर डिक्टेट कर देता हूँ या फिर बोर्ड में लिख देता हूँ, वो लिख लेते हैं. आप लोग को भी वैसा टीचिंग स्टाइल पसंद होगा, बट आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी लिख रखे हैं. इससे क्या होगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई कंटेंट कट करके दे रहा हूं, आपको पूरा कंटेंट ही दिया जाएगा. बट अगर मैं पहले से कुछ चीजें लिख के लाऊं तो बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में मैं ये लेक्चर डिलीवर कर पाऊंगा. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. भैया, टॉपिक का नाम क्या है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिया है? फील एंड स्कोप ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले तो चैप्टर को ही फील करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले, क्यों करने वाले, कैसे करने वाले. जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक देयर इज नो पॉइंट इन स्टडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन. बिल्कुल वैसे जंप इन नहीं कर सकते. डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन. एक सेकंड भैया, आपने अभी क्या बोला? डुअल नेचर ऑफ मैटर. आपकी हिम्मत कैसी हुई ये स्टेटमेंट तो गलत है. डुअल नेचर ऑफ मैटर. मैटर मतलब क्या? मैटर मतलब एनीथिंग दैट इज मास. मास मतलब पार्टिकल, तो मैटर तो पार्टिकल से बना है. ये डस्टर है, क्या ये स्टेट ऑफ मैटर? ये तो सॉलिड है, ये तो पार्टिकल से बना है. आप मैटर हो, आप पार्टिकल से बने हो. ये बोर्ड मैटर है, पार्टिकल से बने. आप बोल रहे हो मैटर के पास डुअल नेचर है. दूसरा नेचर कौन सा है? मैं बोल रहा हूं मैटर वेव है. कैसे शर्मनाक बातें कर रहे हो भैया? मैटर वेव कैसे हो सकता है? देखिए, हम जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स स्टडी करने वाले हैं वो क्लासिकल फिजिक्स नहीं है. क्लासिकल फिजिक्स मतलब न्यूटनियन फिजिक्स कि फोर्स लगाऊंगा तो डिस्प्लेस करेगा, कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा. हाँ भैया, फील आया, समझ आया. बट देयर इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स मींस फिजिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनकी फिजिक्स. क्या हो गया भैया उनकी फिजिक्स में? उनकी फिजिक्स में फिजिकल टू एम लगा देंगे, v इजिकल टू यू टी, यू प्लस ए टी लगा देंगे. बिल्कुल नहीं. जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो फिजिक्स है उसको बोला जाता है क्वांटम फिजिक्स. आपने सुना होगा. व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स? The physics of subatomic particles, of tiny particles, and tiny particles have their own domain of physics. They do not obey Newton laws. They do not obey classical laws. उनके लिए अलग set of laws चाहिए. तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हमें तो पता है इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इलेक्ट्रॉन मैटर है, बट साथ साथ वो वेव नेचर भी शो कर सकता है. भैया कैसे? भैया नहीं समझ में आया, हम आगे नहीं बढ़ेंगे. यही डाउट्स मुझे ऑफलाइन क्लासेस में मिलते हैं. मैटर वेव कैसे हो सकता है? लाइट वेव कैसे हो सकता है? इसलिए चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं. क्या है ये मैसेज? जैसे ही मैं आपको ये मैसेज दूंगा तो आपके दिमाग में जो ये हलचल मच रही है ये बिल्कुल शांत हो जाएगा. भैया कैसे? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर का पर्पस क्या है? एनसीईआरटी में क्लास 12th के सिलेबस में ये चैप्टर क्यों दिया है? ऑल्दो ये क्वांटम फिजिक्स का चैप्टर है. The purpose of this chapter is to know some experimentally proven facts. इस चैप्टर के थ्रू मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट्स बताऊंगा. जैसे मैटर वेव नेचर शो करते हैं, एक फैक्ट बता रहा हूं. भैया फिजिक्स तो एक फील का सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट. फैक्ट क्यों बता रहा हूं? प्लीज वेट. एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट्स एंड इंस्पायर देम टू परस्यू बीएससी फिजिक्स आफ्टर क्लास 12. क्लास 12 के बाद जब आप अपना कैरियर चूज करोगे, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, फिजिक्स परस्यू करना है या केमिस्ट्री परस्यू करना है, उसको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंटली
ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स को स्टडी करेंगे। मतलब क्या भैया, क्लास 12 में हमें ये फील करने का, ये समझने की जरूरत नहीं है कि मैटर वेव क्यों है, बिल्कुल नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा। देखो ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, अगर आपको जानना है तो आफ्टर क्लास 12 आप बीएससी फिजिक्स स्टडी कीजिए, उसमें क्वांटम फिजिक्स एक सब्जेक्ट आएगा, वो स्टडी कीजिए एंड उसमें आपके सारे डाउट्स मैथमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। इस लेवल में मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा होता है। देखो ऐसा होता है, जैसे कि लाइट आके सरफेस में गिरा, रिफ्लेक्ट हो गया। बट अगर मैं पूछूं कि लाइट रिफ्लेक्ट क्यों हुआ, सरफेस के साथ लाइट ने ऐसा क्या इंटरेक्शन किया कि वो सेम एंगल में, जिस एंगल में आके गिरा उसी एंगल में, क्या आप मुझे इस लेवल पे आंसर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप उल्टे सीधे आई इज इक्वल टू आर क्यों हुआ, आप उल्टे सीधे हाइजेंस थ्योरी ये थोड़ा थोड़ा बता सकते हो, बट आप एग्जैक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रांचेस हम स्टडी नहीं करते। तो ज्यादा आपको नहीं पकाऊंगा मैं। इस चैप्टर में सिर्फ मैं बताऊंगा कि देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है वो इस चैप्टर में स्टडी हमें नहीं करना है। आफ्टर क्लास 12 इफ यू वांट टू टेक इट अप यू कैन स्टडी। सो मैटर हैज डुअल नेचर, इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल as well as it can behave like a wave. This fact was experimentally given by de Broglie. इसको de Broglie's hypothesis बोलते हैं। Again, radiation या light also has dual nature. What is light? Light is made up of tiny particles called photons according to Einstein. ये आइंस्टाइन ने बोला कि light is made up of tiny particles called photons. Again, light is also a wave. What kind of wave? Is it a mechanical wave? No, it is an इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ऐसा वेव जिसको मीडियम नहीं चाहिए प्रोपागेट करने के लिए। स्पेस से अर्थ तक जो लाइट ट्रैवल करके आ रहा है, क्या स्पेस एंड अर्थ के बीच में कोई मीडियम है? बिल्कुल नहीं। सन एंड अर्थ के बीच में कोई मीडियम है? बिल्कुल नहीं। हो तो स्पेस है, वैक्यूम है, फिर भी लाइट कैन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो द चैप्टर्स नेम इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दैट मींस मैटर, till now you knew that matter is particle. Now you know matter is particle as well as wave. Similarly, light or radiation has particle as well as wave nature. How? Why? We are going to study some experimental facts. ऐसा होता है। अब से मैं जो चीजें बताऊंगा, मैं बताऊंगा देखो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। अगर आप आज एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको मिलेगा। वो सच पॉइंट है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट। बट व्हाई एंड हाउ, फॉर दैट what is the answer? Why does sun rise in the east? It's an experimentally proven fact. You can आज कल सुबह आप उठ के देख सकते हो, but we cannot answer that. यहाँ पे नहीं है, we cannot answer that. We can answer in higher branches of physics known as quantum physics. पहले इतना नोट कर लो. Now let us start with the second topic, which is free electrons. मैं ये टॉपिक क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि in this chapter हम लोग इलेक्ट्रॉन एमिशन को स्टडी करने वाले हैं। बार बार क्या होगा, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा मेटल के सरफेस से, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा? मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, मेटल के ऑर्बिट से कोई भी रैंडम इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। मतलब अगर मेरे पास एक कॉपर मेटल है, क्या मैं बोल सकता हूं कि दुनिया में हर एक मेटल छोटे छोटे एटम से बना हुआ है? बिल्कुल। अब मैंने ना एक कॉपर के एटम को जूम करके दिखाया। अब कॉपर के जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या इन दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है? या फिर सिर्फ आउटर मोस्ट सेल से एमिट होगा? तो प्रोसेस क्या होगा? अब आप बोलेंगे भैया एमिट तो आउटर मोस्ट सेल से ही पहले होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से एमिट होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलना चाहिए। नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, वही मैं आपको समझाऊंगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर है। अगर न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर है तो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इन इलेक्ट्रॉन्स में लेस है या मोर है? लेस है। These electrons, the valence electrons, are very far away from the nucleus, due to which nucleus has less influence on them. Nucleus उतना ज्यादा उनको attractive pull नहीं दे पा रहा है, ये distance की वजह से। So in metals, electrons in the outermost orbit are tightly bound या loosely bound? जो outermost orbit में है, they are loosely bound. They are loosely bound. क्यों? Due to less influence of nucleus. पहले आप ये दिमाग में फिट कीजिए, मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, तो न्यूक्लियस इज एक्सर्टिंग लेस इन्फ्लुएंस ऑफ देम एंड दस दे आर लूजली बाउंड। दस सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सारे नहीं,
कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी हो सकता है कि वो क्या हो जाए, ऑर्बिट से डिटैच हो जाए। डिटैच होके ऑर्बिट से डिटैच होके कहां चला जाए, सराउंडिंग में आ जाए। नहीं, सपोज ये कॉपर एटम है, ये कॉपर एटम का इलेक्ट्रॉन है, सो वो ऑर्बिट से डिटैच होके मेटल के सरफेस में आ जाएगा। मेटल को छोड़ के सराउंडिंग में नहीं जाएगा। मेटल को छोड़ के सराउंडिंग में जाना मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाना। क्या ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है या फिर जस्ट अपने ऑर्बिट के इन्फ्लुएंस से बाहर आ गया है? Thus, some valence electrons, not everybody, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास वो एनर्जी नहीं भी हो सकता ओवरकम करने के लिए। या फिर ऐसा सोचो कि मेटल के बल्क में मैं एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हूं, मेरा दोस्त भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एनर्जी शायद सेम है, बट मैंने आपस में आजू बाजू के कोलिजन में दूसरे एटम के साथ इंटरैक्ट करके कुछ एनर्जी शायद वेस्ट कर लिया। सो ऐसा बोलना कि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से निकल जाएंगे एंड फ्री हो जाएंगे, ये गलत है। क्योंकि उस मेटल के स्पीयर में, जैसे कि यहाँ पे मैं डस्टर में समझा रहा था किसी स्टूडेंट को कि अगर ये डस्टर है एंड एक डस्टर का पर्टिकुलर एटम ले लूँ, तो इस एटम के आजू बाजू में भी एटम है, ये एटम्स भी इनके इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। सो सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम ऑर्बिट्स, but they will still remain confined to the metal, and these electrons are known as free electrons. So what are free electrons? दुनिया के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री है या फिर सम ऑफ देम? कौन से फ्री होंगे? सम इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट से तो खुद को डिटैच कर लेंगे, बट अभी भी मेटल के बॉडी में कन्फाइंड रहेंगे। अब अगर मैं बाहर से एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में आ जाएगा। उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। देखो ये मेटल है, मेटल एटम से बना हुआ है। एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अभी वो इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में नहीं निकला है। सराउंडिंग में तब निकलेगा जब बाहर से मैं लाइट दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस कराऊंगा। ठीक है? सो इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन कौन से इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली सराउंडिंग में आएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स फ्री है? जो ऑर्बिट से तो फ्री हो चुके हैं एंड मेटल के बॉडी में कन्फाइंड है। इतना नोट कर लो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड टॉपिक। अब तक आपको मेरा टीचिंग स्टाइल थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैं सारे टॉपिक वाइज एंड पॉइंट वाइज लेते हुए चल रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 फील ऑफ द चैप्टर, पॉइंट नंबर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉइंट नंबर 3 मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए समझाया बिकॉज आई एम गोना एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन के 4 टाइप्स। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 मार्क का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। अब मैं आपको विदाउट लुकिंग एट द बोर्ड एक लाइन आपके दिमाग में फिक्स करना चाहता हूं, जो मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी करता हूं। व्हाट इज इट? इलेक्ट्रॉन एमिशन का डेफिनेशन। आपको कोई भी डेफिनेशन रटना नहीं है, कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। कीवर्ड मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन एमिशन, भैया इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। कहां से एमिट होगा? सरफेस ऑफ द मेटल से या मेटल के अंदर से, मेटल के बल्क से, सरफेस ऑफ द मेटल से। सो फिक्स कर लेते हैं, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। फिर से, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। अब अगर ये एक मेटल सरफेस है, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। इतना तो समझ आ गया। क्या भैया मेटल के फ्री सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज साइमल्टेनियसली बिल्कुल निकल रहा होगा? नहीं। अगर आपको मेटल के सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, सराउंडिंग में निकालना है, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा एक्सटर्नल सोर्स से, बाहर से। अगर ये मेटल है, मुझे बाहर से इस मेटल को कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। एक डाउट आया भैया, जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट से फ्री हो रहे थे तब तो आपने कोई एनर्जी नहीं दिया। देखिए, ऑर्बिट से फ्री होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स के खुद के काइनेटिक एनर्जी से वो फ्री हो सकते हैं। वो लास्ट ऑर्बिट में थे ना, न्यूक्लियस उसको ज्यादा पुल नहीं कर रहा था, अपने इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को यूज करके वो ऑर्बिट से निकल सकते हैं। बट उसका इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इतना भी ज्यादा नहीं है कि मेटल के सरफेस को छोड़ के सराउंडिंग में जा सकते हैं। उसके लिए तो आपको एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स से देना पड़ेगा। अब एक्सटर्नल सोर्स से जो मैं एनर्जी दूंगा, एनर्जी देने के कितने रास्ते हैं? आइदर मैंने मेटल को हीट कर दिया, मैंने मेटल को थर्मल एनर्जी दे दिया। अगर आपने मेटल को थर्मल एनर्जी देके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराया तो उसको थर्म आयोनिक एमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
थर्म आयोनिक एमिशन। ठीक है, मैं ना मेटल के सरफेस को बाहर से जो एक्सटर्नल सोर्स से आप जो बोल रहे हो एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, मैं उसको इन द फॉर्म ऑफ लाइट दूंगा। लाइट के पास भी तो एनर्जी होता है, तो अगर आपने इन द फॉर्म ऑफ लाइट वो एनर्जी दिया तो जो इलेक्ट्रॉन एमिशन का प्रोसेस होगा उसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। मैं ना इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूंगा। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रीड किया होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स दे देगा, जो फोर्स का वैल्यू इज गिवन बाय Q times of E, and क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो E times of E. So electric field can exert force on electrons. फोर्स का डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा वो अलग बात है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड देके भी आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सप्लाई करके एमिट करा सकते हो, तब हम उसे फील्ड एमिशन बोलेंगे। फील्ड एमिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया जाता है, एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना स्ट्रॉन्ग, एनसीईआरटी में गिवन है, डेटा थोड़ा याद रखना, ऑलमोस्ट 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर मैं एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देना चाहता हूं, आई कैन डू सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन मतलब क्या है, आप एमिट किसको कराना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए अगर आपने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भेजा, एक बच्चे को टॉफी देने के लिए अगर आपने दूसरे बच्चे को भेजा, तो ये सेकेंडरी टॉफी होगा, क्योंकि बच्चे को ही टॉफी देना था एंड भेजा भी किसको गया, बच्चे को। एमिट भी इलेक्ट्रॉन्स को कराना था, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड भेजा भी किसको किया, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री इलेक्ट्रॉन एमिट होना चाहता है, एंड एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है जो आके इसको वाया कोलिजन्स, वाया इंटरैक्शंस एनर्जी सप्लाई कर देगा। तो आई होप आपका एक मेंटल पिक्चर बन गया है। एग्जाम में डेफिनेशन कैसे लिखना है वो यहाँ पे गिवन है, आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ free electrons from the surface of metal by absorbing a minimum value of energy from external source. Electron emission का definition हो गया। अब what is thermionic emission? Again process of emission of free electrons from surface of metal when heat energy is supplied to it. Complete. Photoelectric emission, process of emission of free electrons, मेरे साथ साथ बोलना, from the surface of metal, from the surface of metal when light, but एक डेफिनेशन में एक हिंट मैंने दे दिया, लाइट ऑफ अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन इट। कोई भी लाइट देके अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करा नहीं सकते। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक स्पेशल प्रोसेस है जिसमें जो लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा ना, फोटॉन्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रोसेस। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट मतलब इट्स वेवलेंथ डिपेंडेंट, वो टोटल एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यही तो इस चैप्टर में डिटेल में समझना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को। उसका हिंट ही मैंने इस डेफिनेशन में दे दिया। मैंने डेफिनेशन में क्या कहा, थर्माइनिक एमिशन के डेफिनेशन में क्या कहा, हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराओ सरफेस ऑफ मेटल, हीट दे दो। फील्ड एमिशन में क्या कहा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराओ फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंडरी एमिशन में क्या कहा, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम इज इंसिडेंट। बट मैंने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में एक स्पेसिफिक कंडीशन बोला है, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, नहीं, लाइट ऑफ अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। तो ये याद रखना, अभी इसी को ही हम डिटेल में समझने वाले हैं। पहले आप इतना नोट कर लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। काफी सारे फोटॉन्स के प्रॉपर्टीज है, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, फील कराऊंगा। आपको मेरे साथ साथ समझते हुए चलना है, सुनते हुए चलना है। फिर जब मैं बोलूं कि वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, आप नोट कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स हम ऐसे रीड करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। क्या बोला है, लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। लाइट ना छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। इन पार्टिकल्स को आप एनर्जी पैकेट्स भी बोल सकते हो, बस एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है। फोटॉन्स को ऐसे इमेजिन किया गया कि फोटॉन्स पैकेट्स है। इन पैकेट्स में क्या भरा हुआ है, इन पैकेट्स में एनर्जी भरा हुआ है। सो लाइट इज स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स, लाइट इज एनर्जी पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स, लाइट इज टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, अब ये जो सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है, एंड इसका एक्चुअल फील मैं अभी आपको इस लेवल पे दे नहीं पाऊंगा। देखिए, इन आवर डेली लाइफ वी हैव ओनली वन काइंड ऑफ मास। मेरा मास 60 kg, उसका मास 70 kg, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स
और इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स टू बी प्रिसाइज देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास, रेस्ट मास एंड डायनामिक मास। क्या है भैया, अब मैं उसमें एंटर नहीं करना चाहता अभी के लिए। क्लास 12 के लिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे आप समझिए, हायर क्लासेस में आपकी क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी। रेस्ट मास ऑफ अ पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ अ पार्टिकल मतलब ऐसा सोच सकते हो कि जब पार्टिकल रेस्ट पे है, रेस्ट मास को m नॉट से डिनोट किया जाता है, m लिखा जाता है, नीचे एक जीरो एक नॉट। सो रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स कितना है अगर आपसे पूछा जाए, जीरो। इसका मतलब भैया जब फोटॉन्स रेस्ट पे है तब उसका मास जीरो है। ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो कि रेस्ट मास ऑफ फोटॉन जीरो, मतलब जब रेस्ट में है तब जीरो। अब क्या किसी का मास, किसी पार्टिकल का मास जीरो हो सकता है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ मास तो होना चाहिए, पार्टिकल है, मैटर है, कुछ ना कुछ मास तो होना चाहिए। सो ऐसे सोचो कि फोटॉन्स कैन नॉट बी ब्रॉट टू रेस्ट। अगर फोटॉन्स रेस्ट पे आ जाते हैं तो उसका मास जीरो होगा। अब क्योंकि मास जीरो नहीं हो सकता तो फोटॉन्स को रेस्ट पे लाया नहीं जा सकता। एक और बात बता दूं, कुछ लोग नीचे कमेंट करेंगे कि आपने गलत समझाया है। रिलेटिविटी में एंड क्वांटम मैकेनिक्स में जो मास का आइडिया है ना, मॉडर्न फिजिक्स में मास का आइडिया ही है एनर्जी से रिलेटेड। काफी कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज है। आप जो मास सोचते हो ना, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, क्वांटम फिजिक्स में मास इज नॉट दैट। मास and energy are the manifestations of same thing. They can be expressed in terms of each other using E is equal to mc square. There are complicated ideas, I don't want to get into that, but the rest mass of photon is zero. दो properties, light is made up of tiny particles called photons. Rest mass of photons अगर पूछा जाए कभी, zero. photons कितने स्पीड से ट्रेवल करते हैं? photons क्या है भैया? photons ही तो लाइट है। फोटॉन, लाइट तो फोटॉन से ही बना हुआ है, मतलब फोटॉन इज लाइट। लाइट ट्रेवल्स विद 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। एंड हमें पता है कि जो लाइट का स्पीड है वो मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। सिमिलरली फोटॉन्स ट्रैवल, व्हाट सिमिलरली? फोटॉन्स मतलब ही तो लाइट, क्योंकि फोटॉन्स ट्रैवल विद 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। एंड जो फोटॉन्स का स्पीड है वो चेंज होता है विद चेंज इन मीडियम। अच्छा भैया, फोटॉन्स का चार्ज कितना है? जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, टोटल चार्ज जीरो है। सिमिलरली फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटॉन्स के पास नेट चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके आप फोटॉन्स के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते, फोटॉन्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? Q इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज पार्टिकल? Q वी वी साइन थीटा। इसका मतलब देखो फॉर्मूला में ही Q है। अगर चार्ज जीरो है तो बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? जीरो। अगर चार्ज जीरो है तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स कितना है? जीरो, क्योंकि फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में इट विल नॉट डिफ्लेक्ट। क्या ये 4 पॉइंट्स हमें बिल्कुल फिक्स हो गए? लाइट इज stream of photons, energy packets called photons, travel with 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum, speed changes with change in medium. Rest mass of photon zero. डायनेमिक मास ऑफ फोटोन अगर पूछे, नॉन जीरो। डायनेमिक मास मूव, क्योंकि मूव करता है, कुछ ना कुछ मास है, बट रेस्ट मास इज जीरो। अच्छा, हर एक फोटोन के पास एक डेफिनेट एनर्जी है। भैया क्या फोटोन का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखेंगे? नहीं। फिर से क्लासिकल, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, 7-8 मिनट तक मैंने ये समझाया था कि क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटनियन फिजिक्स इधर अप्लाई नहीं कर सकते, इधर फॉर्मूला अलग है। सो ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम। हर एक फोटोन के पास अपना एक एनर्जी है, अपना एक मोमेंटम है। भैया क्या मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है? बिल्कुल नहीं। इसलिए देखा, मैंने जो फर्स्ट में आपका 10 मिनट लेके आपको ये समझा दिया था कि क्लासिकल लॉज इधर एप्लीकेबल नहीं है, तो एटलीस्ट आपके पास एक मेंटल क्लैरिटी है। वरना स्टूडेंट्स हमेशा जो दूसरे टीचर से भरे हुए, कभी कभी मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि भैया मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे h/λ एनर्जी के इतने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस क्यों है? क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें अलग सेट ऑफ रूल्स एंड अलग सेट ऑफ लॉज चलते हैं। चलो, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी इज गिवन बाय h इंटू न्यू। What is h? h is Planck's constant, थोड़ी देर बाद में लिखूंगा, एक कांस्टेंट है। एंड व्हाट इज न्यू? न्यू मींस द फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। अब क्या फ्रीक्वेंसी को मैं c/λ, स्पीड बाय लैम्डा लिख सकता हूँ? बेसिक फिजिक्स। सो c/λ, c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। सो एनर्जी को h न्यू भी लिखा जा सकता है, या फिर एनर्जी को hc/λ भी लिखा जा सकता है। थोड़ी देर बाद इस पॉइंट को मैं फिर से लेने वाला हूँ और डिटेल में समझाऊंगा। अब ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम बोला। मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना है? मोमेंटम ऑफ फोटोन इज
h अपॉन लैम्डा। ये जो h बाय लैम्डा वाला जो टर्म है इसी को मोमेंटम बोलते हैं, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। भैया हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाओ। जैसा कि मैंने कहा इस चैप्टर में सिर्फ मैं आपको एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स बताऊंगा। प्लैंक ने ये इक्वेशन, मैक्स प्लैंक द फादर ऑफ प्रशियन फिजिक्स, उन्होंने इस एक्सप्रेशन को एक्सपेरिमेंटली दिया है, तो हमें एज इट इज एक्सपेरिमेंटली इसको फील करके समझना है। ऑल कोलिजन्स बिटवीन फोटोन एंड मैटर, क्या बोलना चाह रहे हो? अगर फोटॉन्स मैटर के साथ कोलाइड करेंगे, अगर आपने किसी सब्सटेंस के ऊपर फोटॉन्स इंसिडेंट किया, लाइट इंसिडेंट किया, तो मैं बोल सकता हूं इन वन वे फोटोन इज कोलाइडिंग विद मैटर। All collisions between photon and matter are perfectly elastic collision. Class 11 perfectly elastic collision का क्या मतलब होता था? अगर आपको नहीं पता तो मैं यह बता रहा हूं। perfectly elastic collision का मतलब है kinetic energy and momentum before collision and after collision सेम होगा। मतलब there will be no change in the kinetic energy of photon and the momentum of photon before and after collision. But number of photons conserved हो भी सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते। मैं आपको क्या फील कराना चाह रहा हूं, अगर फोटॉन्स आके मैटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, अगर फोटॉन्स मैटर में इंसिडेंट हो रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, मोमेंटम ऑफ द फोटोन कंजर्व रहेगा, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर 10 फोटोन आके गिरा तो हो सकता है कि 2-3 अब्सॉर्ब हो गए, हो सकता है कि सरफेस ने कुछ फोटॉन्स एमिट किए। नंबर ऑफ फोटॉन्स मे और मे नॉट बी कंजर्व्ड, फिक्स हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व्ड हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि सम फोटॉन्स माइट बी अब्सॉर्ब्ड बाय द मेटल एंड सम फोटॉन्स माइट बी री-एमिटेड बाय द मेटल। How and why it happens, it is not in our syllabus. You just need to know as an experimental fact. So these are the properties of photons. आप अच्छे से नोट डाउन करो। भैया हमें एनर्जी एंड मोमेंटम वाला पॉइंट समझ नहीं आया, 5th पॉइंट में मैं ये सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर आपको पीएचडी कराऊंगा। अब 5th पॉइंट देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, एनर्जी ऑफ वन फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ वन फोटोन का जो फॉर्मूला है मैं थोड़ा सा आपको फील कराऊंगा। तो एक थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दिस थ्योरी वाज स्टडीड इन क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कराना चाहता हूं कि इट वाज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन का एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहे, एक सिंगल फोटोन का जो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब मतलब फोटोन का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा उसका उतना एनर्जी ज्यादा। एनर्जी को तो हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं एंड फ्रीक्वेंसी को कुछ टेक्स्ट बुक्स में स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, बट एनसीईआरटी में क्योंकि दे हैव यूज्ड अ सिंबल समथिंग लाइक दिस, एंड दिस सिंबल इज अ ग्रीक सिंबल कॉल्ड न्यू, NU न्यू। दिस इज नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम ऐसा कोई ग्रीक सिंबल यूज करते थे, इसको बोलते हैं म्यू। तो म्यू एंड न्यू अलग है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, तो हम एज एनसीईआरटी ने किया तो हम भी इसको ऐसे लिखते हैं। आपको थोड़ा सा मतलब ये V जैसा मत लिखिए इसको यू कैन राइट इट समवॉट लाइक दिस। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। एनीवेज, सो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। नाउ अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हमें कांस्टेंट लाए, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा दैट इज स्मॉल h, एंड स्मॉल h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज h into न्यू व्हिच इज द फ्रीक्वेंसी। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमें याद रखना है, कितना है? दैट इज 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब यहां पे मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूं। ये जो वैल्यू है ना 6.63, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 20/3 लिख सकते हो। 20/3 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 6.66। बट अगर आप 6.63 को 20/3 यूज करोगे कैलकुलेशंस में, तो आपके बहुत सारे कैलकुलेशंस थोड़े फास्टर हो जाएंगे, एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिल जाएगा। एमसीक्यूज वगैरह के लिए काफी यूजफुल है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू हमें याद रखना है। अब हमें पता है कि कोई भी वेव का स्पीड इज उसका फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? स्पीड अपॉन वेवलेंथ। अब यहाँ पे तो फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो फोटॉन्स का स्पीड कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट c एंड वेवलेंथ इज लैम्डा। तो क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में जो ये न्यू है उसको h into c बाई लैम्डा बोल सकता हूँ? बिल्कुल। सो ये भी एक फॉर्मूला है।
So these are the two formulas to calculate energy of one photon. First formula is in terms of frequency, second formula is in terms of wavelength. First formula क्या suggest कर रहा है कि energy of a photon is directly proportional to its frequency and energy of a photon is inversely proportional to its wavelength. इतना फील आ गया? अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी, एनर्जी अगर मिनिमम है तो क्या फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम है, बट क्या वेवलेंथ मैक्सिमम है? ये वाला फील थोड़ी देर बाद फिर से आएगा. एंड अगर आपके पास एनर्जी मैक्स है तो क्या फ्रीक्वेंसी भी मैक्स है, बट क्या वेवलेंथ मिनिमम है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का खेल है. ठीक है, एनीवेज ये भी हमें समझ में आ गया यहाँ से. तो पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लो, नोट कर लो, मिटा रहा हूं. ठीक है, अब मैं समराइज करता हूं कि हमें क्या क्या याद रखना होगा यहां से. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दैट पॉइंट नंबर 1 इज एनर्जी ऑफ फोटोन इज h इंटू न्यू. इससे आंसर बिल्कुल जूल में आ जाएगा. तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि अगर आपको एनर्जी जूल में निकालना है h इंटू न्यू यूज कीजिए एंड पूरा सब कुछ SI यूनिट में पुट कीजिए. फिर से अगर आपको एनर्जी जूल में ही निकालना है तो यू कैन यूज hc बाय लैम्डा. तो लैम्डा कौन से यूनिट में पुट करना है? मीटर में. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला. ऑलराइट, अब जो याद रखना है वो क्या है? h इज 6.63 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, विच कैन बी रिटन एज 20/3 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. अब जो पॉइंट नंबर 3 आपको बताने वाला हूं वो टेक्स्ट बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता. ये एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, एक ट्रिक मेथड है, एक ट्रिक है, एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, एक अप्रोक्स फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले से आपको अप्रोक्स आंसर मिलेंगे एंड इस फॉर्मूला को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, सिर्फ एमसीक्यू के आंसर गेस करने के लिए यूज कर सकते हो. ओनली फॉर एमसीक्यू, ओनली फॉर एमसीक्यू, नॉट टू बी यूज्ड डायरेक्टली. डायरेक्टली सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज मत करना. ठीक है, दैट इज अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है यू कैन यूज 12400 अपॉन लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग. मैंने इसी वाले फॉर्मूले को ये लिखा है. कैसे आया? h का वैल्यू पुट किया, c का वैल्यू पुट किया. देखिए h तो एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, तो हमें ना h इंटू सी अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो h इंटू सी पता है मल्टीप्लाई होकर क्या आता है? 1.98 इंटू 10 की पावर माइनस 25 आ जाता है. मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25. ये भी कहीं पे नोट कर लो. देखिए h भी एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है. c का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड. अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए वी विल अप्रोक्सीमेटली गेट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25. उसी को मैंने पुट किया एंड बस चीजों को हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया. इसी फॉर्मूले को अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है एंड लैम्डा आपको किसमें गिवन है? नैनोमीटर में गिवन है. तो हमें पता है कि एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर में एक 10 का फैक्टर कम होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1240 अपॉन लैम्डा. So don't get much confused, you just remember one. Energy in electron volt is 12400 upon lambda. किसमें पुट करना है? आर्मस्ट्रॉन्ग में. यूजुअली आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया जाता है एंड पूछा जाता है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो ये एक अप्रॉक्स फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. h इंटू सी आपको अगर चाहो तो याद रख सकते हो. Am I clear? Last but not the least is a SS trick for board exams. बोर्ड एग्जाम्स में ना काफी बार क्या होता है कि लैम्डा का वैल्यू, वेवलेंथ का वैल्यू वो 663 नैनोमीटर क्वेश्चन में गिवन रखता है एंड ही टेल्स यू टू फाइंड एनर्जी ऑफ द फोटोन. सो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एनर्जी इज, देखिए सर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं, ये तो एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है. hc बाय लैम्डा यूज करना चाहिए आपको. सो एनर्जी इज hc बाय लैम्डा. सो h का वैल्यू कितना है? 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन लैम्डा. तो इस फॉर्मूले में हमें मीटर में पुट करना था, ये तो SI यूनिट वाला फॉर्मूला है. सो लैम्डा को मीटर में कितना आ जाएगा? 663 इंटू 10 की पावर माइनस 9. सो 663 इंटू 10 की पावर माइनस 9. आपने देखा ऐसा वैल्यू क्यों दिया? क्योंकि ये 6.63 एंड ये कटेगा एंड एक अच्छा सा आंसर आएगा. मैं तो आपको बोलता हूं कि आप ये एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो याद रखो, क्योंकि काफी सारे एमसीक्यूज में आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो, क्योंकि ये वाला वैल्यू बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है.
मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर लैम्डा इफ इसको मिटाओ, इफ क्वेश्चन में अगर लैम्डा 663 नैनोमीटर गिवन है, तो जो एनर्जी आ जाएगा देन एनर्जी जो आ जाएगा दैट इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, आप निकाल के चेक कर सकते हो। एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों क्वेश्चंस बोर्ड में एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा है। मैं तो बोलूंगा ये आप याद रख लो। ऐसा क्यों? अगर उसने एक एमसीक्यू दिया कि वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज 663 नैनोमीटर, व्हाट इज इट्स एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चार ऑप्शन, 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस। एंड जो सॉल्व करने लगेगा 3 से 4 मिनट वेस्ट करेगा। व्हाट इज दिस एनर्जी इन जूल, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। थोड़ा सा एफर्ट मारोगे, ये दो जो चीजें याद रखोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछा है, आगे भी 2025 में भी वो पूछ सकता है। तो पहले इतना फील कर लो। अच्छा, एक और बात जो मैं बताना भूल गया कि मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h अपॉन लैम्डा। अब अगर मोमेंटम h अपॉन लैम्डा है तो जो ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, इसमें h अपॉन लैम्डा ही तो मोमेंटम है। तो एक फॉर्मूला आ जाता है एनर्जी इज मोमेंटम इनटू स्पीड ऑफ लाइट, E इज इक्वल टू pc। ये भी अगर कहीं पे आप देखो तो दिस इज नथिंग बट इसी का फॉर्मुलेशन है। h बाय लैम्डा को क्या लिख दिया, मोमेंटम। सो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h बाय लैम्डा। सो ये सारे चीजें आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, आप इसको अच्छे से नोट कर लो एंड फिर हम आगे देखते हैं। Now let's look at the 6th point, which is the discovery of photoelectric effect. Photoelectric effect was discovered by a scientist named as Henrik Hertz. Okay. अब हर्ट्ज ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किया एंड ये है एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एनसीईआरटी से आप प्रॉपर डायग्राम को रेफर कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स कभी भी एग्जाम में नहीं आते, बट कुछ छोटे पॉइंट्स जो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ से एंड यहाँ से याद रखना है, जो पूछा जा सकता है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। अब हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया? हर्ट्ज ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस सेटअप में देखो, 2 प्लेट्स है, एक तो एमिटर प्लेट है एंड कलेक्टर प्लेट है। सेटअप समझा दो सबसे पहले। सेटअप में एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब इज इवैक्यूएटेड, मतलब फुल्ली वैक्यूम क्रिएट किया गया है अंदर में। देयर आर 2 प्लेट्स, वन इज द एमिटर प्लेट। एमिटर प्लेट इज द फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव मतलब फोटोन सेंसिटिव। एमिटर प्लेट एक ऐसा प्लेट है जिसमें अगर फोटॉन्स आके इंसिडेंट हो तो बहुत क्विकली, बहुत कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन्स, कम एनर्जी अगर फोटॉन्स लेके आए फिर भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाए। सो इट इज द एमिटर प्लेट और द कैथोड। एंड द कलेक्टर प्लेट मतलब आफ्टर द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल टुवर्ड्स द पॉजिटिव cathode, towards the positive anode, that is the collector. This is the positive plate right now, this is the negative plate. भैया क्या हमेशा ही ऐसा रहेगा? आप इन दोनों प्लेट्स का पोलरिटी अकॉर्डिंग टू योर नीड इंटरचेंज, रिवर्स कर सकते हो बाय यूजिंग अ डिवाइस नोन एज कम्यूटेटर। सो पोलरिटी ऑफ द प्लेट्स कैन बी रिवर्स बाय यूजिंग अ कम्यूटेटर। डायग्राम गिवन है, आप थोड़ा चेक कर सकते हो कि वो कैसे होता है। डिटेल्स आपको पता नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, मोनोक्रोमेटिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एक्सपेरिमेंट, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था उसमें मोनोक्रोमेटिक मतलब अ सिंगल फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस fall on the emitter, electrons get emitted and reach the collector. So this is the simple experimental setup. We have an emitter plate, we have a collector plate. Emitter plate is the photosensitive plate. Which type of radiations were incident? Which type of radiations? Ultraviolet radiation, monochromatic ultraviolet radiations were incident. Electrons were emitted and they were reaching the collector. Now, what did Hertz observe? He observed that when ultraviolet radiations were incident, जब आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंसिडेंट किया तो कलेक्टर प्लेट के अक्रॉस क्या मिला? हाई वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर वाज डिटेक्टेड। अक्रॉस द कलेक्टर प्लेट यू गॉट हाई वोल्टेज। देखिए एनसीईआरटी में ये गिवन है एंड पूरा स्टोरी ऐसा था कि हर्ट्ज वाज एक्चुअली स्टडीइंग अ डिफरेंट थिंग। ही वाज स्टडीइंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हर्ट्ज क्या स्टडी कर रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होते होंगे बाय यूजिंग स्पार्क डिस्चार्ज। एंड देन ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दिस।
ऐसा हिस्ट्री में बोला जाता है। बट एक साइंटिस्ट जब कोई डिस्कवर कुछ करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के बाद ही मिलता है। ऐसा ही नहीं है कि मैजिकली एंड एक्सीडेंटली कुछ डिस्कवर किया, बट हिज पर्पज वाज टू डू समथिंग डिफरेंट, वाज स्टडिंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय द मींस ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज। सो जो उसके सेटअप में इंस्ट्रूमेंट लगा था वो वोल्ट मीटर लगा था, एंड दैट इज द रीजन ही गॉट अ हाई वोल्टेज। हर्ट्ज का जो ऑब्जर्वेशन है उसने करंट के टर्म्स में कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं दिया है, उसने तो सिर्फ ये बोला है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिटर में आके गिरेगा कलेक्टर के अक्रॉस, पूरे सेटअप में आपको एक हाई वोल्टेज डिटेक्ट होगा। हाई वोल्टेज कब डिटेक्ट हो सकता है? शायद एमिटर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे एंड कलेक्टर तक पहुंचे होंगे, इसलिए तो आपको एक वोल्टेज, एक पोटेंशियल डिफरेंस मिला। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है बाय साइंटिस्ट हेलोअच एंड फिलिप लेनर्ड, सेम ऑब्जर्वेशन बट इन टर्म्स ऑफ करंट। अगर मैं एक पूछूं कि हर्ट्ज एंड लेनर्ड का ऑब्जर्वेशन का बेसिक डिफरेंस क्या है, हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड लेनर्ड का ऑब्जर्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ करंट। व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वर इंसिडेंट ऑन द एमिटर, करंट फ्लोज इन द सर्किट, एज सिंपल एज दैट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराओ, एमिटर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे एंड करंट फ्लो होगा। When radiations were stopped, अगर आप इस विंडो को बंद कर दो, यहाँ पे एक क्वार्ट्ज विंडो लगा है, बहुत सारा डिटेल्स है, आप अपने इंटरेस्ट के लिए एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो, एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप उसको बंद कर दो तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्टॉप हो जाएगा एंड करंट भी स्टॉप हो जाएगा। ये क्या सिग्निफाई करता है कि यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है जो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर हमने रेडिएशंस को बंद कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट होना बंद हो गया, करंट भी मिलना बंद हो गया एंड वोल्टेज भी मिलना बंद हो गया। सो हर्ट्ज ने क्या बोला था? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिटर में इंसिडेंट करो, यू विल गेट अ हाई वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर। लेनर्ड ने क्या बोला था? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इंसिडेंट करो, यू विल गेट अ करंट इन द सर्किट एंड the flow of current will stop if you stop the radiations। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। Now we are starting the 7th point which is photoelectric emission। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि आपके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो इंट्रोडक्शन है, जो डेफिनेशन है, वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक लाइन भी इधर उधर हो गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। पहला एमसीक्यू जो कंसेप्चुअल एमसीक्यू मैंने लिया है, इन पीईई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द इलेक्ट्रॉन्स दैट गेट एमिटेड आर। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, क्या उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने ये क्लियर किया था। वैलेंस देख के स्टूडेंट टिक कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स गलत है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स गलत है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेशन क्या था? प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड, इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इलेक्ट्रॉन्स गेट एमिटेड फ्रॉम, कहां से एमिट होते हैं? कौन एमिट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहां से? एनीवेयर इन द मेटल, मेटल के कहीं से भी नहीं। इंटीरियर से नहीं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, बल्क मतलब अंदर से भी नहीं। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स मेटल के बॉडी के अंदर कहीं पे भी रह सकता है, उससे उसको अपना खुद का इंटरनल काइनेटिक एनर्जी यूज करके सरफेस तक आना पड़ेगा। हम जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में एनर्जी काउंट करते हैं वो सरफेस से निकलने के लिए कितना है वही काउंट करते हैं। आप ऐसा समझिए कि सरफेस ऑफ द मेटल इज द फ्रंट डोर ऑफ योर हाउस। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यू टू क्रॉस द फ्रंट डोर? फ्रंट डोर से निकलने के लिए क्या एनर्जी चाहिए, उसमें मैं उस एनर्जी को काउंट नहीं कर रहा हूं कि बेडरूम से फ्रंट डोर जाने के लिए। मान लेते ये फ्रंट डोर है, जब तक मैं फ्रंट डोर में पहुंचूंगा वो अपने खुद के एनर्जी की वजह से पहुंचूंगा। अब मुझे फ्रंट डोर क्रॉस करने के लिए, फ्रंट डोर में खोलूंगा, शटर है, शटर को उठाऊंगा, उसको क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी है उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में गिनते हैं। इसलिए ये बार बार मैं रीइंफोर्स करा रहा हूं। ये फील आ गया? अब थर्ड थिंग, वेदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस और नॉट। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा, ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। भैया अगर मैं बहुत इंटेंस लाइट, बहुत हाईली इंटेंस लाइट इंसिडेंट करूंगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को होना चाहिए। बिल्कुल गलत। भैया ऐसा क्यों? ये हम लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में समझेंगे। टोटल एनर्जी, भैया इंटेंसिटी तक मैं चुप था। अगर टोटल एनर्जी ऑफ लाइट ज्यादा है, अगर टोटल एनर्जी ऑफ लाइट ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? सुनो सुनो सुनो। या मान लो कि ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है एंड यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड मैंने क्या किया? मैंने 1000 फोटॉन्स को इंसिडेंट कराया, ईच हैविंग 1000 फोटॉन्स
each having 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। प्लीज इस एग्जांपल को हलवा मत समझिए, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं, किसी टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेगा, सुनिए अच्छे से। तो मैंने क्या कहा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट सरफेस से निकलने के लिए एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी चाहिए होता था एक्सटर्नल सोर्स से, एंड इस प्रोसेस को कराने के लिए मैंने 1000 फोटॉन्स को इंसिडेंट कराए, ईच हैविंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटॉन का एनर्जी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन कितना है, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना है, टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना है, टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम कितना है। आपने कुछ आइटम्स खरीदे, उसका टोटल कॉस्ट कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 आइटम। टोटल बिल कितना आया, नंबर ऑफ कॉल्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 कॉल। सो टोटल कैसे निकालते, टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, इज नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो 1000 है, एंड एक फोटॉन की एनर्जी कितना है, तो मैंने टोटल एनर्जी कितना इंसिडेंट कराया, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एस्केप करने के लिए मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा। आप बोल रहे होंगे होगा, बिल्कुल नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लेटर ऑन हम ये डिस्कवर करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंटली स्टडी करके बताया कि इट इज अ 1-to-1 इंटरैक्शन। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। यहां पे 1000 फोटॉन्स आए, बट एक फोटोन का एनर्जी तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही था। 1-to-1 मैच खेलेगा, एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालने आएगा, इलेक्ट्रॉन बोलेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, एक फोटोन का इंसिडेंट हुआ, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमिट होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन मना कर देगा, भाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके आ। वो बोलेगा अरे मेरा पड़ोसी आ रहा है, वो भी एनर्जी लेके आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-to-1 मैच होगा। जिस दिन इलेक्ट्रॉन ने फोटोन को देखा 1-to-1 मैच में, इलेक्ट्रॉन को चाहिए था 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोटोन लेके आया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उनके बीच में मारपीट हुई, फोटोन जीत ही नहीं पाया। सो टोटल एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा कि नहीं होगा। आपने 1000 फोटॉन्स इंसिडेंट करा दिए, बट एक ही तो नहीं जीत पाया। दिस इज जस्ट लाइक सेइंग, अगर 1000 नर्सरी क्लास के स्टूडेंट ग्रेट खली से फाइट करने जाए, तो आपको लगेगा अरे 1000 स्टूडेंट्स हरा देंगे, बट मैथ्स तो बेटा 1-to-1 अगर कराओ तो एक बार में तो एक ही नर्सरी का स्टूडेंट, तो ग्रेट खली तो मतलब आप 1000 देखे तो नहीं बोल सकते। इट्स अ 1-to-1 इंटरैक्शन। स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता। मैंने बोला था कि प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। वो फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, अभी हम ये डिस्कस करेंगे। उसी फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आई होप मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक पिक्चर आपके सामने ये 3 MCQ के थ्रू एंड थोड़ा फील के थ्रू करा दिया। पहले आप इतना नोट कर लो, इस पॉइंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें और फील कराऊंगा, उसके बाद हम फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट करेंगे। नोट कर लो, इतना नोट कर लो। चलो अब देखते हैं और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमें फील करना पड़ेगा अबाउट फोटॉन्स, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एक तो हुआ, एक तो आपने समझा कि व्हाट डू यू मीन बाय total energy of photon. What do you mean by total energy of photon? So total energy of photon is number of photons into energy of 1 photon into energy of 1 photon. अब देखना, क्या मैं टोटल एनर्जी को E टोटल से नोट कर रहा हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज n इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटॉन इज h इंटू न्यू h। ठीक है। सो टोटल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। टोटल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड टोटल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। बट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा, क्या वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। क्या वो टोटल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा, वो एक फोटॉन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, टोटल के एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सो वेदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन
will take place or not, it depends on total energy. No, it depends on energy of one photon. It depends on energy of one photon. That is energy of one photon, that is frequency या फिर वेवलेंथ। इतना फील आ गया? चलिए एक और फील। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी? इसका डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ फोटोन? सुनना, intensity of photon is defined as the total energy of photons per unit area per unit time। photons के इंटेंसिटी या लाइट का इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फोटोन तो एक सिंगल पार्टिकल है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इंटेंसिटी को आई से डिनोट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स? टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स। इट मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स। टोटल एनर्जी मतलब क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन अपॉन एरिया इनटू टाइम। इसी को अगर सिंपली लिखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स इज n, व्हाट इज एनर्जी ऑफ वन फोटॉन? h न्यू, एरिया इनटू टाइम। ये आ गया इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला। क्या मैं फ्रीक्वेंसी को c बाय लैम्डा लिखूंगा तो एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर। इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड इंटेंसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट? फ्रीक्वेंसी। बट एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, पूरे क्लास 12 के एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही मिसकंसेप्शन है। एनसीईआरटी वालों ने यह माना है कि इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली उन्होंने ये भी नहीं माना है। उन्होंने ना हमेशा लाइट का सोर्स को कांस्टेंट माना है। अगर सोर्स कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी तो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सोर्स को उन्होंने फिक्स कर दिया तो क्या फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाएगा? तब इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो यही मैं आपको यहां से फील कराना चाह रहा था कि इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो मैं लिख रहा हूं इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, एक और टर्म है। पहले तो इंटेंसिटी का अगर यूनिट निकालो तो देखो ऊपर क्या है? टोटल एनर्जी, मतलब ऊपर तो जूल, नीचे एरिया मीटर स्क्वायर एंड टाइम। अगर आप इंटेंसिटी का यूनिट निकालो, इंटेंसिटी इज जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसको ऐसे लिख दीजिए, जूल मीटर टू द पावर -2 सेकेंड की पावर -1, या फिर जूल पर सेकेंड एनर्जी पर टाइम को वाट लिख सकते हो। तो ऊपर है वाट पर मीटर स्क्वायर, सो वाट पर मीटर स्क्वायर ये भी इंटेंसिटी का यूनिट है। सो इंटेंसिटी का डेफिनेशन टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एंड पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर इंटेंसिटी के साथ साथ एक और पॉइंट मैं बताऊंगा यहां पे। हो गया? चलो देख लिया। अब देखो, अब एक और पॉइंट देखो। ये सारे कंसेप्चुअल चीजें हैं। एक तो मैंने क्या डिफाइन किया? इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो टोटल एनर्जी को क्या बोल सकता हूं? नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इनटू टाइम। दिस इज इंटेंसिटी। ठीक है, देयर इज अनदर डेफिनेशन which is called photon flux. What is photon flux? Photon flux is just defined as number of photons per unit area per unit time. Don't you think that ये काफी मिलते जुलते डेफिनेशन है? इसमें क्या है? टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड इसमें सिर्फ क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब यही टर्म, ये इतना सा टर्म क्या है? फोटॉन फ्लक्स है। तो
तो क्या फोटॉन फ्लक्स में आप कहीं भी फ्रीक्वेंसी देख पा रहे हो? नहीं। सो इंटेंसिटी जो है वो तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, बट ये जो फोटॉन फ्लक्स है इट डजंट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए एंड नीट के लिए एक सजेशन दूंगा। अगर वो पूछे क्या इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, तो आप ट्रू बोलना। बट जहां पे भी एनसीईआरटी ने या बोर्ड एग्जाम में आपको ये जहां पे भी आपको इंटेंसिटी, आप देखो, आप मन थिंक इन योर माइंड दैट वो फोटॉन फ्लक्स की बात कर रहे हैं। फोटॉन फ्लक्स की क्यों बात कर रहा है? क्योंकि उसने हर जगह ये मान रखा है कि इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब इनडायरेक्टली डिपेंड तो करता है। उसने क्या मान रखा है, कंफ्यूज मत हो, उसने ये मान रखा है कि सोर्स फिक्स। एनसीईआरटी हैज अज्यूम्ड सोर्स ऑफ लाइट को फिक्स कर दिया उसने, मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया। इसलिए ऑल्दो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, बट उसने क्योंकि सोर्स फिक्स कर दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गया, मतलब इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ डिपेंड नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इन रियलिटी करता है, बट कौन नहीं करता? फोटॉन फ्लक्स। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, काफी बोल्ड स्टेटमेंट। एनसीईआरटी के अंदर फॉर श्योर विदाउट एनी डाउट एक एरर है। इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने बोला नहीं करता है, बट उनके साथ हम आर्गुमेंट्स में नहीं जाना चाहते। एक्चुअल कंसेप्ट क्या है? जहां पे भी एनसीईआरटी इंटेंसिटी बोल रहा है, मतलब फोटॉन फ्लक्स समझ रहा है। बोल इंटेंसिटी ला रहा है, मतलब फोटॉन फ्लक्स समझ रहा है। इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बोल रहा है, मतलब फोटॉन फ्लक्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ में बोल रहे हैं कि डिपेंड नहीं कर रहा है। इन रियलिटी वो क्या कर रहा है? फोटॉन फ्लक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ प्लॉट कर रहा है। सो एनसीईआरटी हैज यूज्ड इंटेंसिटी इन प्लेस ऑफ फोटॉन फ्लक्स। सो जहां पे भी एनसीईआरटी में आप इंटेंसिटी देखो, आप उसको अगर फोटॉन फ्लक्स से रिप्लेस कर दो तो आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो दिस इज अबाउट इंटेंसिटी एंड फोटॉन फ्लक्स, जो एनसीईआरटी में एक एरर है। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एंड इतना कुछ समझने के बाद हम फाइनली टॉपिक नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बोला, आप लोग पक चुके होंगे, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल when light of a suitable frequency or wavelength is incident on it। किसी भी इलेक्ट्रॉन एमिशन के प्रोसेस को कराने के लिए हमें एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अब वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या है, उसको क्या बोलते हैं देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फोर्थ पॉइंट में लेके आना चाहता हूं, द मिनिमम एनर्जी required to emit free electrons from surface of metal is known as the work function of metal। ये जो मैं चिल्ला के बोल रहा था कि मेटल सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, एक्सटर्नल सोर्स से आपको एक मिनिमम एनर्जी देना है। ये एनर्जी देने के 4 तरीके थे, याद कीजिए। हीट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। बट हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम क्या देंगे? हम तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स या लाइट देंगे। एंड एक मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी जो चाहिए टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। आई विल कम टू दैट अगेन। ओके, अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन में भी क्या बोलेंगे? मिनिमम। एनर्जी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, बट वेवलेंथ मैक्सिमम पहले भी फील कराया था। तो दो और डेफिनेशंस आपके आ जाते हैं, एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। स्टूडेंट्स रट लेते हैं, अरे सुनो ना, अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी तो होगा, इज इक्वल टू एच न्यू, एंड एक वेवलेंथ भी तो होगा। अगर आप बोल रहे हो कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन, तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो कोरस्पॉन्डिंग टू दैट मिनिमम एनर्जी इज अ फ्रीक्वेंसी। हर एक एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग एक फ्रीक्वेंसी है, एच न्यू। तो द मिनिमम frequency of light required to emit free electrons from surface of metal is known as threshold frequency। threshold frequency को किससे डिनोट करते हैं? न्यू नॉट।
ओके, वेवलेंथ, एनर्जी मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, सो वेवलेंथ मैक्सिमम। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के डेफिनेशन में आपको क्या बोलना पड़ेगा? द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये जो तीनों डेफिनेशन है ना, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि वेवलेंथ में मैक्सिमम क्यों बोला है, दोनों थ्रेशोल्ड है, एक मिन एक मैक्स। ये सब कुछ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर E इज इक्वल टू एच न्यू विच इज ऑल्सो इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, सो मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन बोला जाता है, डिनोटेड बाई फाई नॉट, डिनोटेड बाई फाई नॉट वर्क फंक्शन, या सिंपली अब इसे फाई भी लिख सकते हो। एनीवेज, मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। तो भैया मेटल टू मेटल क्या वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा? बिल्कुल। कॉपर का वर्क फंक्शन अलग है, प्लैटिनम का अलग है, सीजियम का अलग है। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। मेरे सिलेबस में दो मेटल्स का वर्क फंक्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, याद रखो। सबसे मिनिमम वर्क फंक्शन होता है एस ब्लॉक एलिमेंट में, जो ग्रुप 1 है उसमें हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, हाइड्रोजन लिथियम हाइड्रोजन यहां पे लिख देता हूं, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। अब फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है, सो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, जो सीजियम है, सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम है, दैट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब है? अगर आप सीजियम को 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड मैक्सिमम किसका है? मैक्सिमम इज फॉर प्लैटिनम। सो सीजियम हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन एंड प्लैटिनम हैज द मोस्ट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। कैन यू टेल मी कि विच मेटल out of cesium and platinum is most suitable to make a photosensitive metal? Photosensitive metal मतलब एक ऐसा मेटल जिसमें अगर फोटॉन्स आके गिरे तो इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से जल्दी कम से कम एनर्जी लेके एमिट हो जाए। तो फोटोसेंसिटिव मेटल कैसे बनेगा? सीजियम से या प्लैटिनम से? सीजियम से, क्योंकि सीजियम का वर्क फंक्शन लो है। सो ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाई इज सीजियम प्रेफर्ड टू मेक अ फोटोसेंसिटिव मेटल? बिकॉज सीजियम हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, इट विल टेक द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, सपोज उसने एमिटर प्लेट से सक्सेसफुली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कर लिया, अब उसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलोगे। After photoelectric emission, the free electrons after photoelectric emission are called photoelectrons. Photoelectrons क्यों? क्योंकि photoelectric emission से ये इलेक्ट्रॉन्स मिले, एंड जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब करंट, when these electrons will flow, the corresponding current is known as photo current. So ये जो 5 पॉइंट्स है आप अपने दिमाग में कैसे फिट करोगे? क्या डेफिनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके दिमाग में फिक्स हो गया है? एक और बार बोलूंगा तो शायद आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे। फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, minimum energy required and maximum wavelength required to emit free electron from the surface of metal is known as threshold frequency, threshold wavelength and work function. Work function of a metal किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? It depends upon the nature of the metal. अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होगा, सबसे कम सीजियम का, सबसे ज्यादा प्लैटिनम का। टेक्स्ट बुक्स में ये जो मैंने 5.6 लिखा है, 5.65, 5.66 कुछ भी लिखा हो सकता है, क्योंकि जो वर्क फंक्शन का जो वैल्यूज है ना, वो टेक्स्ट बुक में अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिखा जाता है। एकदम एक्यूरेट वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वर्क फंक्शन इज सेंसिटिव टू सरफेस इंप्योरिटीज। थोड़ा सा भी अगर इंप्योरिटीज आ जाए मेटल्स में तो वर्क फंक्शन एक अप्रिशिएबल अमाउंट में चेंज हो जाता है। आई होप इतना आपको फील आ गया होगा। नोट कर लीजिए, एक बस लास्ट चीज बताना है, नोट कर लीजिए। चलो बस इसी 7th पॉइंट में लास्ट चीज जो मुझे रिलेट कर करके बताना है आपको, वो क्या है, इसको मिटा के बता रहा हूं कि हमने कुछ एनर्जी के फॉर्मूलेस देखे थे। दैट एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज h न्यू, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज hc बाई लैम्डा। आज अगर मैं वर्क फंक्शन फाई नॉट, देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट को आपस में रिलेट करना चाहता हूं, तो फॉर्मूलेस तो ये यूज होंगे। देखो
एनर्जी वाला टर्म कौन सा है? ये एनर्जी वाला टर्म है. सो फाई नॉट इज एच. तो एच फ्रीक्वेंसी की जगह जस्ट क्या आ जाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. आ गया वर्क फंक्शन का फॉर्मूला. अरे एनर्जी इज एच न्यू, सो एनर्जी इज एच न्यू. बस क्या आ गया? ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, ये आ गया वर्क फंक्शन. ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हुआ. न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. मैं थोड़ा तो पानी पी लूं, एक सेकेंड. न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो इंसिडेंट हुआ. एंड न्यू नॉट क्या है? जो सब कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए एमिट कराने के लिए, कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए एमिट कराने के लिए. चलो फिर से, एनर्जी है तो फाई नॉट एच सी बाई लैम्डा नॉट. सो ये आ गए वर्क फंक्शन के दो फॉर्मूलेस. अब फील करते, थोड़ा सा फील करते. हो गया इतना? हो गया. चलो अब देखो, फील करो, फील करो. सिचुएशन नंबर 1, फील नंबर 1. ये एक मेटल सरफेस है. इस मेटल सरफेस में न्यू नॉट इज 5 हर्ट्ज. न्यू नॉट 5 हर्ट्ज मतलब दिस इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी. दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराने के लिए. जो इंसिडेंट वेव आया, मान लेते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 हर्ट्ज. तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है. मतलब कम से कम इतना चाहिए, कम से कम इतना वैल्यू चाहिए. तो अगर एमिशन कराना है तो कम से कम कितना चाहिए? कम से कम 5 हर्ट्ज चाहिए. सो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन. दैट शुड बी ग्रेटर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो अगर ये न्यू 6 हर्ट्ज हुआ तो अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा. सिमिलरली वेवलेंथ के टर्म्स में समझ लेते हैं. मान लेते हैं लैम्डा नॉट इज 500 एंगस्ट्रॉम. एंड अब इंसिडेंट कितना? वेवलेंथ में उल्टा सोचना है. इंसिडेंट हो गया 700 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. ये मैक्सिमम वैल्यू है. इससे इसको कम होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी में इंसिडेंट वाला फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए. दिस इज मैक्स. अब इस केस में जो इंसिडेंट हुआ वो मैक्स से ज्यादा है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा. सो कंडीशन क्या है कि इस लैम्डा के वैल्यू को इससे कम होना पड़ेगा. अगर इसको 300 कर दिया तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे. मैं आपको पूरा ये मिटा के कंडीशन ही डिराइव करा देता हूं. अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर photoelectric effect. Condition for photoelectric effect is just this, that energy of one photon must be greater than or equal to the work function of metal, isn't it? मतलब energy of one photon must be greater than or equal to phi naught. यही है कंडीशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. जो फोटोन का एनर्जी है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी जो एमिशन के लिए चाहिए उससे तो ज्यादा ही होना चाहिए या कम से कम उसके बराबर होना चाहिए. अब इसी से मैं दो और कंडीशन डिराइव करूंगा. क्या मैं एनर्जी ऑफ फोटोन को एच न्यू बोल सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू? क्या मैं फाई नॉट को एच न्यू नॉट बोल सकता हूं? एच ने एच को मार दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कंडीशन. क्या मैं एनर्जी को एच सी बाई लैम्डा लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू? क्या मैं फाई नॉट को एच सी बाई लैम्डा थोड़ी देर पहले लिखा था, इसने इसको मार दिया, मतलब 1 बाई लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 बाई लैम्डा नॉट. अब मैं क्या करूंगा? 1 बाई लैम्डा को अगर मैं फ्लिप करूंगा एंड 1 बाई लैम्डा नॉट को अगर मैं फ्लिप करूंगा, 1 बाई लैम्डा को फ्लिप किया लैम्डा बन गया, 1 बाई लैम्डा को फ्लिप किया लैम्डा नॉट बन गया. आपको पता होगा मैथ्स में किसी भी इनइक्वालिटी को फ्लिप करते हैं तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये रिवर्स हो जाता है. सो there is only one condition for photoelectric. There are not 3 conditions. Teachers sometimes say there are 3 conditions for photoelectric effect. कंडीशन एक ही है. वो कंडीशन एक बार इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखा है मैंने, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखा है, एक बार इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा है, एक बार इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखा है. अगर मैं पूछूं एनर्जी के टर्म्स में कंडीशन क्या है, वो है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, टोटल एनर्जी मत बोलना, एनर्जी ऑफ वन फोटोन
शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कंडीशन पूछूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन आके गिरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन आके इंसिडेंट हुआ, that should be must be greater than or equal to थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फील आता है? मतलब अगर इंसिडेंट हुआ 5 हर्ट्ज एंड मिनिमम चाहिए था 2 हर्ट्ज, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आता है? बट यहाँ पे जो वेवलेंथ है देखो वो लेस देन इक्वल टू 1 है। सो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब समझो थ्रेशोल्ड वाज 800 एंगस्ट्रॉम एंड इंसिडेंट हुआ 900 एंगस्ट्रॉम। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? 99% स्टूडेंट्स बिना देखे बोलते हैं हाँ होगा। इसको ज्यादा देखते, इसको कम देखते। जो इंसिडेंट हुआ वो ज्यादा वो कम, बट वेवलेंथ में कंडीशन रेसिप्रोकल है ना, मैंने तो प्रूव करके दिखाया, तो फोटोइलेक्ट्रिक इसमें नहीं होगा। तो प्लीज थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कंडीशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आप एनर्जी के टर्म्स में उसको बताइए। उसके बाद अगर वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में पूछे तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, वेवलेंथ के टर्म्स में। देखिए जैसा मैंने समझाया है प्लीज अब उसी फैशन में इसको नोट डाउन कीजिए, 2 एरोस देके एंड मन में ये बैठा लीजिए कि एनर्जी ऑफ 1 फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। Frequency of the incident photon must be greater than or equal to the threshold frequency, and wavelength of incident photon must be less than or equal to the threshold wavelength। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।